अगर रिस्क लिखा ही हुआ है तो मेहनत करने का क्या फ़ायदा, ये भी एक ज़ाहिर है सवाल आता है। और रिस्क एक्चुअली है क्या, ये भी एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि आया पैसा भी रिस्क में है कि नहीं है, राइट। ये भी एक बहुत रेलेवेंट सवाल है। फिर जो ये कुरान में कहा गया है कि रिस्क कभी अल्लाह कम करता है कभी बढ़ाता है, तो इससे क्या मुराद है? क्योंकि अगर रिस्क कांस्टेंट है और उतना ही है जितना लिख दिया गया है, तो फिर इससे क्या मुराद है कि बढ़ जाता है और कम हो जाता है? फिर रिस्क को बढ़ाने के कुछ तरीके इस्लाम में हैं, उससे फिर क्या मुराद है? अगर कांस्टेंट ही है तो बढ़ता कैसे है? तो ये बड़े रेलेवेंट सवालात हैं। और फिर हलाल हराम पे भी बहुत सवालात हैं। आई नो हम सब के फ्रीलांसिंग में बड़ा कुछ होता है, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, वगैरह वगैरह। तो सवालात तो होते हैं नौजवानों के। और फिर काफ़ी ऐसे पेचीदा मामलात शायद आपको दरपेश आए, जैसे यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी एक टॉपिक है, ठीक है। चैनल बनाया जाए, उसको मोनेटाइज किया जाए, नहीं किया जाए। तो मैं भी चूँकि इन सवालात के पीछे लगा रहा हूँ, इसलिए आई थॉट कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है गोइंग इनटू द इंडस्ट्री इंशाल्लाह, और अपना कैरियर लाइफ बनाने जा रहे हैं आप आगे। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह उम्मीद है 1 घंटा हमें लगेगा, और उम्मीद है सारे सवालों का जवाब जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉन्डर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, यानी हाउ मच हैव वी बीन मिस इन्फॉर्म, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी ये टॉपिक इस तरह के आते हैं ना, पैसा, रिस्क, तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बैठा होता है कि इस्लाम शायद पैसा कमाने से मना करता है। क्योंकि मैं ये बात आपको ना करता अगर मेरे साथ एक वाकया ना हुआ होता। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक टॉक थी मेरी इसी टॉपिक पे कि बिज़नेस में बरकत कैसे लाई जाए। तो वो काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, कनेक्ट पाकिस्तान, शायद आपने कभी नाम सुना है, आईटी कॉन्फ्रेंस होती है सालाना। और इसमें पाकिस्तान के मायानाज आईटी कंपनी के सीईओज आते हैं, इसमें फ्रीलांसर्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, वहाँ पे बड़ी मेगा कॉन्फ्रेंस थी। तो मेरा ये टॉपिक था वहाँ, ये 2022 की बात है। और टॉपिक में जब मैंने बताना शुरू किया कि क्या उसूल हैं, किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, बरकत कैसे लाई जा सकती है, मिसालें दी सहाबा की, उनकी नेटवर्थ बताई कुछ सहाबा की, ठीक है ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ की, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह वगैरह, अहदीस सुनाई ऐसी ऐसी के नबी ने इवन इनकरेज किया है दुनिया बनाने में। नबी ने कहा ना 4 चीज़ों में खुशी है, उसमें एक चीज़ है अच्छा नेबर, अच्छा स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, अच्छा घर, बड़ा घर, और अच्छी सवारी। अब देखिए दुनियावी चीज़ें हैं चारों। तो मैं एक्सप्रेशन देख रहा था, बहुत हैरान हो रहे थे वो लोग। तो उसके बाद लिटरली 4-5 लोग मेरे पास आए, जिनमें से कुछ सीईओज भी थे कंपनीज के, यंग। और उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई, हमें ज़िंदगी में पहली बार पता लग रहा है कि इस्लाम पैसा कमाने से नहीं रोकता। तो मैं आपसे बात ना करता अगर मेरे साथ ये वाकया ना हुआ होता, जिससे मुझे लगा कि शायद हमारी जो पिछली जनरेशन है ना, उनकी ये सोच बनी हुई थी कि इस्लाम बहुत 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 सादगी और मुफलिसी का नाम है। देखिए, सादगी कुछ और चीज़ है, मुफलिसी कुछ और चीज़ है। सादगी अच्छी बात है, एक बंदा बहुत करोड़पति है लेकिन इसके बावजूद सादा ज़िंदगी गुजार रहे, तो अच्छी बात है। लेकिन हमने कंफ्यूज कर लिया दोनों चीज़ों को, क्योंकि बचपन से हमने देखा है कि कारी साहब आते हैं सोहराब साइकिल पे और बहुत ही सादा लिबास में आते हैं, और जाहिर है कि इसी तरह मस्जिद इमाम की हमने ज़िंदगी देखी कि 15-20 हज़ार वो उनको सैलरी मिलती है और बस ठीक है, नमाज पढ़ाते हैं, दैट्स इट। तो शायद उससे हमने यही समझ लिया कि दीन बस इतना ही है, दीन इतना ही कहता है दुनिया बनाने का। तो ये मिसकंसेप्शन ज़रूरी है क्लियर करना। देखें इसकी वजह क्या है, इस मिस इन्फॉर्मेशन की। आपने अक्सर देखा होगा टीवी शोज़ में एंकर ने एक बड़ा सूटेड बूटेड बंदा बिठाया होता है, एक जो है वो मौलवी साहब बिठाए होते हैं, और अक्सर ऐसा जुमला कहा जाता है, आई डोंट ब्लेम देम, वो शो का असल में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा जान के होता है, अनकॉन्शियसली होता है, लाशऊरी तौर पे, कि दीनी पर्सपेक्टिव वो जब उनसे पूछ लेते हैं, अच्छा जी आप बताएं दीन इसके बारे में क्या कहता है, तो वो कुरान हदीस बताते हैं, ठीक है ना मौलवी साहब। फिर वो दूसरे की तरफ आते हैं, कहते हैं अच्छा आप बताएं दुनियावी एस्पेक्ट क्या है। देखिए, दीन ही दुनिया है। क्या मतलब है दुनियावी एस्पेक्ट से? क्या मतलब है कि दीन कोई आइलैंड, कोई और आइलैंड है, कोई और जजीरा है, कोई और लोगों पे अप्लाई हो रहा है, यानी कुछ मौलवी तबके पे दीन अप्लाई हो रहा है। और हाँ, दुनिया की बात होगी तो अब ज़रा हम इधर आ जाते हैं कि ज़रा दुनियावी एस्पेक्ट हम देख लें। तो इससे एक पूरी जनरेशन की सोच बिल्ड हुई है, और वो सोच ये है
ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि दीन जो है ना वो बस तरक्की में रुकावट है। और दीन का मतलब है बस ना आप सादा सी ज़िंदगी गुजारो और ज़्यादा कोई ना पैसा इतना कमाओ ना इतना ग्रो करो और दैट्स इट, एक मुफलिसाना ज़िंदगी टू बी ऑनेस्ट जिसे हम कहेंगे, या रबानियत वाली जो है वो ज़िंदगी। और व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशंस, तो दुनियावी सॉल्यूशंस देखो, दीन की जो बातें हैं वो बड़ी आइडियल हैं असल में। ये भी अक्सर लोग की सोच है ना, आपको पता है, अनकॉन्शियसली ही कहूँगा कि हम ये समझते हैं कि यार ये जो बातें हैं तो बड़ी आइडियल हैं। अब आए प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये कई बार मुझसे इस तरह सवाल भी पूछा गया कि अली भाई ये तो आपने बहुत आइडियल बातें की ना, आप प्रैक्टिकली बताएं क्या होना चाहिए। तो माज़अल्लाह क्या मतलब है, क्या दीन प्रैक्टिकल नहीं है? जो बातें मैं बता रहा हूँ क्या वो प्रैक्टिकल नहीं है आज की ज़िंदगी में? आज की जो नफ्सा नफ्सी की ज़िंदगी है ज़ाहिर है। तो अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि नहीं देखें जी किसी के साथ अच्छाई करके क्या मिलेगा, ये तो एक आइडियल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि किसी के साथ अच्छा करेंगे तो लोग तो खा जाते हैं। जैसे दीन इनकरेज करते हैं ना एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे को सिखाओ कोई स्किल, तो लोग कहते हैं नहीं जी हम ये करेंगे तो अगला तो जो है थैंकलेस हो जाएगा, अगला तो जो है ना वो हमें सीढ़ी बना के ऊपर चला जाएगा और हम जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो ये तो कोई प्रैक्टिकल बात तो नहीं है। देखें ये फिर वही बात है कि अल्लाह रसूल के वादों पे शायद हमें ट्रस्ट नहीं है और हम ऐसी सोसाइटी बनाना नहीं चाहते जहाँ पे जस्टिस हो। सोशल जस्टिस कितनी बड़ी बात है, गोरे हमसे आगे हैं सोशल जस्टिस में, बहुत आगे हैं, ठीक है। उन्होंने वो सोसाइटी बनाकर दिखाई सोशल जस्टिस पर, जिस तरह भी बनाई, लॉज के थ्रू बनाई, पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट लॉज जो भी था, लेकिन हमसे बेहतर बनाई। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको नहीं नज़र आएंगी कि लोग जो है वो एक दूसरे की इस तरह से लेग पुलिंग करें कि दूसरे की भी तरक्की रोक दें, ठीक है। खुद तो कर नहीं रहे तो दूसरे की भी तरक्की रोकी जाए। आप देख लें हमारे माशरे में हसद कितना ज़्यादा है। कोई बंदा थोड़ा सा उभरता है, तरक्की करता है, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया आप देख लें, आप पोस्टें लगाएंगे आपको फ़ौरन हसद की निगाह से देखा जाएगा। तो समवेयर डाउन द लाइन आई बिलीव हम सोशल जस्टिस से हटें, और सोशल जस्टिस से हटने की वजह वही है कि हम दरमियान में हैं। देखें आपने लिबरल बनना है तो पूरा बने, गोरों का सिस्टम उठाना है तो 100% उठाएं, लेकिन आपने इस्लामिक बनना है तो वो भी 100% उठाएं। ये बीच की क्या है कि आधी बातें अल्लाह रसूल की ले लो, आधी बातें जो ना वो उधर से ले लो, तो फिर तो यही मैस होगा। फिर तो ना आप उधर के होंगे ना आप इधर के होंगे, टू बी ऑनेस्ट, और यही हो रहा है। तो मैं आपको ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आप भी ऐसे जुमले सुनते होंगे कि देखिए जी ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं, जो बातें हमें बताई जा रही हैं, हम प्रैक्टिकली अगर इनको अप्लाई करने पे आए तो वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे आप जाकर बिजनेसमैन को सुनाई हदीस के, जो ऑनेस्ट बिजनेसमैन है वो शुहदा के साथ होगा, अंबिया के सात होगा, हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन वो आपको आगे से ये सुनाएगा, वो कहेगा जी नहीं जी अगर ऑनेस्टी दिखाने पे आए तो सौदा ही नहीं बिकता। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कार वर्कशॉप वालों के पास जाएं या आप जो है शोरूम वालों के पास जाएं, वहाँ तो ऐसे कार्स बिकती हैं, वो कहते हैं अच्छा जी फलाना दोस्त आता है, कहते हैं जी मेरी गाड़ी नहीं बिक रही, वो कहता है जी मसला को नहीं मैं बेचूंगा, मुझे दें मैं आपको बेच कर दिखाता हूँ, और वो बेच भी देते हैं, मीटर पीछे करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो डेंटिंग पेंटिंग वाला काम होता है, पूरा पेंट होता है, दरवाज़ा शो किया जाता है जी कि ये तो ओरिजिनल गाड़ी है और जापान से बिल्कुल इसी तरह आ रही है, वो बिक भी जाती है। तो वो कहते हैं जी देखें आप कह रहे थे जी कि ऑनेस्टी से चलना चाहिए, मैंने तो ये तरीका लगा के बेच लिया, तो आपकी बातें इसका मतलब ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो व्हाट वी डोंट रियलाइज इज़ कि उससे बरकत ख़त्म होती है और हमारे माशरे से आहिस्ता 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 सोशल जस्टिस की वजह से ख़त्म होने की वजह से बरकत भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए कि या तो हम फिर ट्रस्ट कर लें अल्लाह रसूल के वादों पे, ठीक है, या फिर टोटली ही उधर चले जाएं। ऑनेस्टली अगर उन्हीं को फॉलो करना है तो फिर उन्हीं के उसूल आप उठा लें टोटली। लेकिन ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगा कि हम जो कुरान और हदीस में टीचिंग्स हैं इंशाल्लाह उन्हीं पे अमल करें। तो देखें अब चूँकि आप लोग जाएंगे एक ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ कैपिटलिज्म राइज है, एक ऐसे माशरे में, तो 3 किताबें मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ये एंगस डिएटन जो है नोबेल प्राइज़ विनर हैं और इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट, तो यानी इनका एक नाम है। इसी तरह हैरी ल्यूइस जो है ये फॉर्मर डीन ऑफ हार्वर्ड कॉलेज है, यानी ये भी कोई आम शख्स नहीं है।
तो ये बड़ी रेलेवेंट है आप लोगों से। बेशक पढ़िएगा ना, अगर टाइम नहीं है ऑडियो समरी सुन लिया करें। आजकल आपको होता है ऐप्स आ गई हैं, बड़ा क्विक काम होता है, आजकल स्मार्ट स्टडी का दौर है, ठीक है। तो ऑडियो समरी सुन लें या वैसे ही समरी पढ़ लें। समरी अवेलेबल होती है किताबों की काफ़ी वेबसाइट्स पे। डेथ्स ऑफ डिस्पेयर में एंगस डीटन जो है वो कैपिटलिज्म को डिस्कस करते हैं, जो अमेरिकन एक सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है। और वो ये कहते हैं कि अमेरिका में 21वीं सदी यानी पिछले 20 साल में 3 डेथ्स ऑफ डिस्पेयर से मुराद है होपलेस होके मर जाना। वो 3 है, ड्रग ओवरडोज, अल्कोहलिक लिवर डिजीज और तीसरी है सुइसाइड। वो कहते हैं ये तीनों डेथ्स बहुत बढ़ चुकी हैं अमेरिका में, और उसकी वजह फिर वो जाहिर है इस किताब में बयान करते हैं कि रिच और पुअर के दरमियान गैप बहुत बढ़ चुका है, लोग प्रिविलेज्ड फील करते हैं वाइट कॉलर बन के, ठीक है ना, फिर कोई किसी का सोचता नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की रीजंस हैं उसमें। और प्रेशर बहुत है, आज के इंसान पे प्रेशर बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर्न आउट बहुत है, शदीद बर्न आउट है, यानी उसको फंसा दिया गया है 9 to 6 में। एक्चुअली 9 to 6 नहीं है, ये 7 to 8 है, क्योंकि 7 बजे उठना पड़ता है और 9 बजे तक पहुंचना पड़ता है, और वापस आते आते 8 बज जाते हैं। तो ये जो 7 AM to 8 PM है, इसने इंसान को ऐसे फंसाया हुआ है कि उसके पास किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं। तो जाहिर है वो बर्नआउट हो रहा है, और उसकी वजह से उसके सोशल मसाइल पैदा हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज पैदा हो रहे हैं, बहुत से और मसाइल उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो लिहाजा डेथ्स ऑफ डिस्पेयर ये बढ़ रही हैं। इसी तरह द ग्रेट एस्केप, हेल्थ, वेल्थ एंड द ओरिजिन्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें भी वो यही बात करते हैं कि जो रिच और पुअर के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप बढ़ चुका है, उसकी वजह से इनइक्वालिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब इससे निकलना एक ग्रेट एस्केप होगा इंसानियत का। फिर अमेरिकन हेल्थ केयर को भी डिस्कस किया गया है कि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ग्रीडी होता जा रहा है, यानी वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उनकी पॉलिसीज़, फिर हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज़ हैं वो लोन्स देते हैं, फिर वो मेडिसिन पे मेडिसिन आपको लेनी पड़ती हैं, और वो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं। और ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि आप फंस जाते हो, अगर आप लोन नहीं दोगे आप जेल में जाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी। तो वो सारी उम्र वो उनकी बाकायदा नस्लें लोन्स देते देते गुजर जाती हैं। ये मतलब गोरा बता रहा है कि वहाँ के फ्लॉज बता रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूँ थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, देखें अल्लाह का बनाया हुआ टाइम वो है द सेक्रेड टाइम, और जो जिस टाइम लाइन को हम फॉलो करें वो सेकुलर टाइम है। तो ये दोनों बहुत मुतजाद है, फ़र्क है इनमें, ठीक है। अल्लाह का बनाया हुआ टाइम क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह का बनाया हुआ टाइम ये है कि अल्लाह ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई इंसान के ऊपर कि वो पहले कोका कोला या पेप्सी का मैनेजर बने फिर उसकी शादी होगी। ये शर्त सेकुलर सिस्टम ने लगाई है, ठीक है। अल्लाह रसूल की लगाई हुई शराइत ये है कि वो बालिग हो जाए तो ही और शी कैन मैरी। ये है सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम। अब उसको सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम ने इम्पॉसिबल कर दिया। चाह कर भी एक 20-22 साल का लड़का शादी नहीं कर सकता, चाह कर भी, ठीक है। सबसे पहले तो उसको देखा जाएगा कि इसको इतनी आखिर क्या आई हुई है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ख़ानदान वाले ये देखेंगे। दूसरी बात ये है कि वो ये देखा जाएगा, लड़की वाले ये देखेंगे कि ये तो भाई अभी स्टूडेंट है, ये तो अभी पढ़ रहा है, तो ये पढ़ाई 16 साल एजुकेशन, फिर उसके बाद MPhil, फिर उसके बाद PhD, 30 साल उम्रें करा लो। ये तो सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है। थोड़ा सा कभी आप सोचें इससे निकलना अब कितना ग्रेट एस्केप है, नहीं निकला जा सकता, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है, तो इस तरह की और भी बहुत मिसालें हैं, सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम वर्सेस सेक्रेड सिस्टम ऑफ टाइम। बहरहाल एक्सीलेंस विदाउट अ सोल का जो क्रक्स है वो ये है कि डज लिबरल एजुकेशन हैव अ फ्यूचर, और उसमें वो बात ये करते हैं हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सीलेंस तो बहुत सीख रहे हैं, लेकिन सोल ख़त्म होती जा रही है, रूहानियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये 3 किताबें आपसे इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा रेलेवेंट है क्योंकि ऐसे माशरे में आपने जाना है जॉब्स करने, ऐसी सोसाइटी में, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि इंसान इतना ग्रीडी ना हो जाए, ठीक है, कि दूसरों का ना सोचे या एक मीनिंगलेस लाइफ गुजारे और मीनिंगफुल काम की तरफ ना जाए, ठीक है ना। जैसे मीनिंग हमारी लाइफ से देखें ना ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हेल्थ केयर से मीनिंग ख़त्म होता जा रहा है, अब लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। MBBS का जो स्टूडेंट है उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जितना मैंने लगाया है साल के अंदर अंदर वो वापस आ जाए। तो ये तो एक देखें ना, वही बात है, सेकुलर सिस्टम ऑफ टाइम है ये, अल्लाह का बनाया हुआ तो ये निज़ाम नहीं था कि इस तरह से सोचा जाए, लेकिन उसको मजबूर कर दिया गया इस तरह से सोचने का कि भाई मैंने इतने लगाए हैं
तो फिर आने भी तो चाहिए ना। जब एजुकेशन से मीनिंग खत्म है, एजुकेशन बिजनेस बन चुका है, तो फिर जो जॉब करेगा वो भी बिजनेस है। वो आगे जाके मीनिंगफुल जॉब तो नहीं करेगा, उसकी पहली कोशिश तो होगी पैसे मैं पूरे करूं जाके, ठीक है। तो ये आपके दौर के मसाइल हैं, इन मसाइल को हम ही हल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जेन जी जो है, जो आप लोग हैं, जनरेशन जी, उसने ये 9 to 5 को बहुत चैलेंज किया, इतना चैलेंज किया आवाज रेज कर करके कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मजबूर हो गए 9 to 5 को खत्म करने में। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के रूल्स हैं कि एम्प्लॉय जो है सिर्फ टास्क कंप्लीट करके दे दे, टाइमिंग कोई नहीं। मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो जॉब कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में, आई नो। अमेजोन में ये है, अभी वो अमेजोन में है, इंग्लैंड में। अमेजोन के ये रूल्स हैं कि ऑफिस टाइम आपने 2-3 घंटे आए, बैठे अपने डेस्क पे, आपकी मर्जी है जितना आपने आना है, काम बस हमें पूरा चाहिए, डेडलाइन पे आपने हमें काम करके देना है। ये किस लिए हुआ है? जेन जी ने प्रेशर डाला है आप लोगों ने, जनरेशन जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोग आवाज रेज करें, बड़ी बड़ी चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। जैसे मेरे एक दोस्त जो है वो अक्सर मिसाल देते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल ये इदारे बिजनेस हैं। जब इन्हें नज़र आएगा कि इस्लामिक लोग ज़्यादा हो रहे हैं तो ये इस्लाम पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये कहेंगे इस्लाम को अब सेल करते हैं, क्योंकि दे वांट मनी। तो लोग प्रेशर डालेंगे तो वो कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आवाज़ रेज करें आगे जाकर। जो ज़्यादतियाँ हैं, जो सोशल इनजस्टिस है, जो गलत रवैये हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री में जहाँ भी जाएं वहाँ पे जस्टिस के साथ जाएं इंशाल्लाह ताला, और ज़्यादती के ऊपर आवाज़ रेज करें। आप देखें इंशाल्लाह चेंजेस आएंगी। तो बहरहाल आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। देखें, पहली बुनियादी बात, ये इंसानी साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान को कोई भी अमाउंट ऑफ सैलरी खुश नहीं कर सकती। सोंजा लिम्बोमिस्की का ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उनकी पूरी रिसर्च है। उन्होंने ये पूछा अमेरिकन जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वाइट कॉलर, उनसे जाकर पूछा कि कितनी सैलरी आपको और चाहिए। पहले उसने पूछा $30,000 पर एनम जो कमा रहे थे उनसे जाकर, तो उन्होंने कहा कि हम इतना खुश नहीं हैं, 50,000 हो जाए तो हम खुश हैं। तो उसके बाद वो उनके पास गई जो $1,00,000 पर ईयर पर एनम कमा रहे थे, उनका भी सेम आंसर था कि नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा 2.5 लाख हो जाए तो अच्छा है। फिर वो 2.5 लाख वालों के पास गई तो उन्होंने भी एक और अमाउंट बताई। तो उसने कंक्लूड ये किया कि नो अमाउंट ऑफ सैलरी इज़ इनफ टू मेक यू हैप्पी, क्योंकि जब सैलरी बढ़ती है तो डिमांड्स बढ़ती हैं और फिर बहुत सी चीज़ें चेंज होती, लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो वो तो बंदा फिर चाहता है आता जाए, इधर से आए उधर से आए, ये दौड़ कभी नहीं ख़त्म होगी, ठीक है। अगर बंदा इस दौड़ में लग जाए फिर वो यही सोचता रहेगा, इधर से आए उधर से आए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, फिर वो बर्नआउट भी करेगा। आपको पता है ये जो अमेरिकन का सबसे बड़ा रिग्रेट, मैं एक ग्राफ देख रहा था, स्टैटिस्टिक था, उसमें अमेरिकन के 10 रिग्रेट्स थे। और ये बहुत बड़ा सर्वे है, यानी लाखों अमेरिकन से पूछा गया कि आपका, और किन से पूछा गया? जो 50+ थे, 50+, जिन्होंने एक ज़िंदगी गुजार ली, उनसे पूछा गया आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, 10 रिग्रेट्स लिखें। तो सबसे जो टॉप का रिग्रेट था, जो ग्राफ पे बहुत ऊपर था, वो था कि मैं काश अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता। ये उनका बहुत बड़ा रिग्रेट है, ठीक है। तो इससे साबित ये होता है कि दुनिया में और रिस्क में इतना ना खप जाए इंसान कि वो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, जो इंसान को खुश करने वाली चीज़ें, जैसे फैमिली है, फैमिली को टाइम देना है, माँ बाप को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, वो बिल्कुल उससे ही ना चला जाए। तो ये मैं आपके सामने कुछ हकीकतें रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इन चीज़ों की इंशाल्लाह यू टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स। और ये प्रोफेशनल में देखें हमें बता भी दिया था कि अगर आदम के बच्चे को एक सोने की वादी दी जाए तो वो एक और चाहेगा, वो भी मिल जाए तो एक और चाहेगा, यहाँ तक कि उसका पेट मिट्टी भरेगी। तो ये फैक्ट तो प्रोफेशनल में भी इंसान की लालच का जो फैक्ट है ये बताया हुआ है। बहरहाल अभी हम प्रैक्टिकली बातें करते हैं। आई नो कुछ सवालात जहन में ज़रूर होंगे। तो इसके बाद ये भी एक चीज़ देख लें कि अमेरिकन पैराडॉक्स एक किताब है जिसकी जो है वो टैग लाइन है स्पिरिचुअल हंगर इन एन एज ऑफ प्लेंटी। इसमें वो एक स्टैटिस्टिक कोट करते हैं बड़ा मज़े का। 1940 में जो एवरेज हैप्पीनेस थी अमेरिकन की, अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, वो थी 7.5 आउट ऑफ 10, और 2015 में दोबारा जब कैलकुलेट की गई तो 7.2 थी, यानी 0.3 गिर गई। इसी को वो कहते हैं अमेरिकन पैराडॉक्स, यानी ना समझ आने वाली चीज़। कहना वो ये चाह रहे हैं बुक लिखने वाले कि चीज़ों से खुशी बढ़नी चाहिए थी। देखिए ना, चीज़ें बढ़ने से क्या मुराद है।
1960 में एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड में आई थिंक कि चंद हज़ार चीज़ें होती थी। चीज़ें मुराद है चमचियाँ, कांटे, टेबल, फर्नीचर, बेड शीट्स, एवरीथिंग, उनको हम शामिल करेंगे थिंग्स में। आज जो है वो 6 लाख से 5 लाख चीज़ें होती हैं हमारे घर में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम बात करें, ठीक है, एवरेज पे। तो ये साबित वो ये करना चाह रहे हैं इस किताब से कि चीज़ें बढ़ने की वजह से खुशी ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो कम हो गई, जिससे साबित होता है कि चीज़ों में खुशी नहीं है, कन्वीनियंस बढ़ी है ना। देखिए टीवी आ गया, मोबाइल आ गया, कम्युनिकेशन में कन्वीनियंस हो गई, ट्रैवलिंग में कन्वीनियंस हो गई, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक आ गई, लेकिन फिर भी खुशी गिरी है। तो ये पैराडॉक्स है और वाकई इसका मतलब है कि कोई और चीज़ भी है खुशी के लिए, और वो चीज़ आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ कुरानिक प्रिंसिपल्स आपको जनरल लाइफ के हवाले से बता दूं ताकि हम क्लियर हों कि हमने ज़िंदगी में इंशाल्लाह कैसे चलना है। पहला प्रिंसिपल है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, सूरह बलद की आयत नंबर 4 है। इसकी ट्रांसलेशन है कि अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। देखिए यही माइंडसेट बनाएं कि ज़िंदगी में मुशक्क़त है। अगर अल्लाह ने बग़ैर मुशक्क़त के किसी को कुछ देना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता, क्योंकि वो अल्लाह के सबसे प्यारे थे, सबसे क्लोज़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत मुशक्क़त की है। हमारे नबी की ज़िंदगी आसान नहीं थी। फ़तह मक्का के लिए बहुत मुशक्क़त हुई है और बहुत से चैलेंजेस को पार करके जो है वो चीज़ मिली है। हिजरत बहुत मुशक्क़त से हुई है। तो ये माइंडसेट के साथ जाएं कि कोई भी शॉर्टकट ज़िंदगी में नहीं होता। ये सब बातें हैं, अल्लाह के बनाए हुए उसूल है मुशक्क़त। मुशक्क़त और मेहनत, इसी से चीज़ मिलती है। ठोस चीज़ अगर आपको चाहिए, जुगाड़ से आपको मिल जाएगी एक चीज़, लेकिन वो खोखली होगी, वो कभी ना कभी ब्रेक होगी, कभी ना कभी उसकी फाउंडेशन गिरेगी और फिर वो बहुत ज़्यादा हिट करेगी। ठीक है, तो ये पहला असूल, माइंडसेट ही ये बना लें मैंने मेहनत करनी है। पढ़ाई में मेहनत है, जॉब तलाश करने में मेहनत है, और इंशाअल्लाह ताला हर मामले में मेहनत है। लर्न करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो लर्निंग एप्टीट्यूड बनाएं।